Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. Audio video is clear. So we were discussing PYQs of SSCJ. The topic which we have started is theory of structures. इसकी 3 क्लासें हमारी पहले हो चुकी है. Today is the 4th class. We'll be continuing this series till your examination is conducted. तो 3-4 महीने अभी आपके एग्जाम के अंदर. So we'll continue with the series and hopefully cover all the subjects which are involved. 21st से आपका नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है प्लस प्लेटफॉर्म पे, इन विच आई विल बी टेकिंग BMC. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं. वॉट एवर स्पेशल क्लासेज आई हैव टेकन, जितनी भी स्पेशल क्लासेज लिए मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, सारी फ्री क्लासेज है, उनको कंपाइल कर दिया. यू कैन डायरेक्टली एक्सेस दोज क्लासेज. डायरेक्टली स्कैन कीजिए इस कोड को, यू विल बी गेटिंग द एक्सेस ऑफ ऑल द क्लासेस. दैन नेक्स्ट कॉम्बैट इज ऑन 17th जुलाई. ये स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है, इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए. देन फॉर गेट 23-24 ESE 23-24 के लिए नया बैच लॉन्च हुआ था 7 जुलाई को. बाइलिंगुअल बैच है. इसमें 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हुए थे, इन्वायरमेंटल एंड ट्रांसपोर्टेशन. इन्वायरमेंटल मैंने ही स्टार्ट किया था इसके अंदर. नेक्स्ट स्पेशल कॉम्बो ऑफर भी है आप सबके लिए. इफ़ यू टेक गेट एंड ESE सब्सक्रिप्शन फॉर सिविल, स्टेट AE और SSC JE का जो सब्सक्रिप्शन है 12 मंथ के लिए इसके साथ प्रोवाइड किया जा रहा है. देन प्राइस हाइक इज कमिंग सून, यू कैन गो फॉर सब्सक्रिप्शन नाउ. A बैच लॉन्च हो गया SSC JE एग्जाम के लिए आपका 14 जुलाई को लॉन्च हुआ है. इसका B बैच लॉन्च हो रहा है 21 जुलाई. इसमें मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा BMC. आई बी स्टार्टिंग विद BMC. इसका वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 35 से लेकर 40% के बीच में होता है. The weightage of BMC in your examination is approximately 35 to 40%. So we'll try to cover the maximum content. Maximum जितना भी content होगा उसमें cover करने की कोशिश करेंगे. Next, in order to smoothen your preparation, up to 25% off is available on SSC JE subscription. तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स है. अब स्टार्ट करते हैं हमारे सवालों के साथ. ये वाला प्रॉब्लम हो गया था कल, ये लास्ट प्रॉब्लम थी. दिस वॉज द लास्ट प्रॉब्लम दैट वी डिस्कस यस्टरडे. एक बार क्रॉस वेरीफाई कर देना. ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम थी. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? The maximum bending moment due to an isolated load in a 3-hinged parabolic arch. आर्च होगी ये 3-hinged parabolic arch, span L, ठीक है, rise H, having one of its hinge at the crown occurs on either side of the crown at. So occurs on either side of the crown at. देखो फिर से रिजल्ट तो स्टैंडर्ड है. क्राउन के कितनी दूरी पे दोनों तरफ हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर करती है 3-hinged parabolic arch में, ये पता होना चाहिए. इट शुड बी नोन टू यू. बट फिर से मैं डायरेक्टली रिजल्ट बता दूं आपको, वो मेरे से नहीं होता कि मैं आपको बोल दूं ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को रट लो. तो वो चीज़ मेरे से नहीं होती. मोर ओवर जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके साथ जो कंसेप्ट लगा होता है बाकी सवालों में भी यूज़ हो जाता है. दैट कैन बी यूज इन दी अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो. तो स्टैंडर्ड रिजल्ट तो पता ही होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता. जब लास्ट में रिजल्ट आएगा वो आपको ध्यान रखना है अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, दैट यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ. तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है. अब ये तो जैसे PYQ की क्लास चल रही है, जब ये PYQ की क्लास खत्म हो जाएगी, when this PYQ क्लास will be finished, मैं एक क्लास रखूंगा जिसमें मैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बताऊंगा सिर्फ, इन विच आई विल बी डिस्कसिंग द स्टैंडर्ड रिजल्ट एज पर दी स्टैंडर्ड ऑफ SSC JE एग्जामिनेशन. कि अगर आपने वो स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ लिए तो उसमें से आपको 2-3 सवाल तो वैसे ही मिल जाएंगे. 2-3 प्रॉब्लम्स कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम दैट. तो एक एक्सरसाइज मैं ये भी कर लूंगा कि लास्ट में एक क्लास रखूंगा जिसमें सिर्फ मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट को डिस्कस करूंगा. अभी के लिए तो क्या करना है, सॉल्व ही करना है. Presently we have to solve it. तो maximum bending moment निकालना है. You have to calculate the maximum bending moment due to the क्या है, due to the point load. So maximum bending moment due to the isolated load निकालो. So 3-hinged arch. So 3-hinged arch.
एक हिंज कहाँ पे दे रखी है, एक हिंज क्राउच पे दे रखी है, वन ऑफ द हिंजेस एट द क्राउन। सो 3 हिंज्ड आर्च, एक हिंज क्राउन पे है। दीज आर द रिएक्शंस, दिस इज द रिएक्शन। ये लोडिंग है हमारी, दिस इज द लोडिंग। तो ये हमारा लोड है। तो लोड मान लो किसी भी डिस्टेंस x पे, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x, ये डिस्टेंस लोड की x है। तो सारे पैरामीटर लिख दिए मैंने, HA, HB, RA, RB, दिस इज x, और लोड आप अज्यूम कर सकते हैं W, लोड कैन बी अज्यूम्ड एज W। तो लोड को आप अज्यूम कर लीजिए। और क्या दे रखा है, स्पैन, स्पैन दे रखा है H, और सॉरी राइज दे रखी है H, और स्पैन दे रखा है आपको L। तो दिस राइज इज गिवन एज L, स्पैन इज गिवन एज L। तो जो भी पैरामीटर गिवन थे, वट एवर पैरामीटर वॉज गिवन टू यू, वो पैरामीटर मैंने मेंशन कर दिया, दैट पैरामीटर इज बीइंग मेंशन। नाउ स्टार्ट, विल स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन। तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो किसी भी सेक्शन पे निकाल लेंगे पहले बेंडिंग मोमेंट। विल कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एट एनी गिवन सेक्शन। तो अगर किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, इफ एट एनी सेक्शन बेंडिंग मोमेंट इज टू बी कंप्यूटेड, फर्स्ट विल फाइंड द रिएक्शंस। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, इट मीन्स एच ए इज इक्वल टू एच बी, सो एच बी इज इक्वल टू एच बी। देन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0, सो इट मीन्स आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, आर ए प्लस आर बी हमारा डब्ल्यू के बराबर है। नेक्स्ट वी कैन कैलकुलेट व्हाट, नेक्स्ट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच। So we can say bending moment at C is 0. If bending moment at C is 0, अगर bending moment C point पे 0 है, what conclusion can be drawn? अगर bending moment C पे 0 है, क्या conclusion निकाला जा सकता है? What conclusion can be derived from here? So conclusion derived from here. So bending moment at point C is 0. This is point A. This is point B, this is point C. If I take the bending moment from right hand side, अगर right hand side से लें, HB का bending moment, HB का bending moment है clockwise direction में, RB का कैसा है, anti clockwise direction में। So HB into H, so HB into H, this is equal to RB into L by 2. So HB into H, this is equal to RB into L by 2. So one of the relationship is this, एक relationship तो हमारी ये निकल के आ गई। So this is one of the relationship. So first relationship, second relationship, third relationship. Next we can say net moment about point A is 0. If net moment about point A is 0, it means RB into L is equal to W into X. तो RB into L W into X के बराबर है, यानी RB की वैल्यू कितनी आ गई। So what about the value of RB? So RB comes out to be what? RB की वैल्यू निकाल सकते हैं। So if we calculate the value of RB, it is equal to WX by L. So कॉमा लगा के HB कितना हुआ, WX by L into L by 2 डिवाइड by 1 by H। क्रॉस वेरीफाई कर देना एक बार, यही रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, WX by 2H। क्रॉस वेरीफाई whether we are getting the same result or not। तो मैंने सारे पैरामीटर निकाल लिए, HB निकाल लिया, HB we have computed, RB निकाल लिया, so RB is computed, RA कैलकुलेट कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके, I can calculate the value of RA also by subtracting this। यही आ रहा है कीर्तन, चलो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज D, मैंने मान लिया ये पॉइंट हमारा D है। सो बेंडिंग मोमेंट एट D, सो बेंडिंग मोमेंट एट D कहाँ से निकाल रहे हैं, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से निकालने का फायदा क्या है, सिर्फ दो ही फोर्सेज इन्वॉल्व है, दो रिएक्शंस है, यहाँ से निकालूंगा तो भी दो रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी, हियर ऑल्सो टू रिएक्शंस विल बी इन्वॉल्व, तो कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो बेंडिंग मोमेंट एट D, बेंडिंग मोमेंट D पे कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट D पे होगा RB इंटू L माइनस एक्स,
ये है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस एच बी इंटू वाई। सो एच बी इंटू वाई, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू वाई, ये डिस्टेंस हमारी वाई है। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू वाई। तो सिंस इट इज अ पैराबोलिक आर्च, क्योंकि ये पैराबोलिक आर्च है, अब मुझे इक्वेशन भी यूज करनी पड़ेगी पैराबोला की। आई हैव टू यूज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला? सिंस इट इज अ पैराबोलिक आर्च, तो इक्वेशन क्या है पैराबोला की? तो एक्स और वाई मार्क किया हुआ है हमने कि मार्क्ड एक्स एंड वाई। अरे भाई क्यों जवाब दे रहे हो उसे? अपने आप चला जाएगा। वो यही तो चाहता है कि तुम उस पर ध्यान दो। उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती यही होगी कि जवाब ही मत दो उसे। कल भी तो आया था ये, जवाब दिया था मैंने इसको, नहीं भाग गया ना, 15 मिनट में भाग गया था। चुपचाप बैठे रहो, अभी भाग जाएगा। इग्नोर करो उसे। सो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4hx अपॉन l स्क्वायर इंटू l माइनस एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये हमारी इक्वेशन निकल के आई है पैराबोला की। सो y इज इक्वल टू 4hx बाई l स्क्वायर इंटू l माइनस एक्स। सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर निकाल लो। सो बेंडिंग मोमेंट एट डी, आर बी की वैल्यू कितनी है? आर बी की वैल्यू है हमारा डब्ल्यू एक्स बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। सो डब्ल्यू एक्स बाई एल इंटू एल माइनस एक्स माइनस एच बी। एच बी कितना है हमारा? व्हाट इज एच बी? एच बी है हमारी डब्ल्यू एक्स बाय 2h इंटू वाई। वाई कितना है? वाई है 4hx बाय एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स। ये इक्वेशन बन गई हमारी। दिस इज अवर इक्वेशन। तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। डिफरेंशिएट करो, सिंप्लीफाई करके निकाल लो। विल सिंपली डिफरेंशिएट इट, विल मैक्सिमाइज इट। कुछ कैंसल आउट हो रहा है? इज समथिंग गेटिंग कैंसल आउट? ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, 2 बच गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, डब्ल्यू एक्स इंटू एल माइनस एक्स डिवाइड बाई एल माइनस 2wx स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स इंटू एल माइनस एक्स। इक्वेशन एक बार चेक कर लो, सिंप्लीफाई चेक करो। इक्वेशन यही आ रही, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। चेक करके देखिए। चेक करना है, इक्वेशन यही है। अगर यही इक्वेशन है तो मैक्सिमाइज कर लो। सो वील से फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिफरेंशियल ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स मस्ट बी पुट इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, 0 के बराबर पुट कर देंगे। विल पुट इट इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करो। सो डिफरेंशिएट करना है इसको, तो w बाय एल कॉमन निकाला, l माइनस 2x पहले टर्म की डिफरेंशियल माइनस 2w स्क्वायर माइनस 2w स्क्वायर, दूसरे टर्म की डिफरेंशियल 2xl माइनस एक्स क्यूब है तो 3x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 0। चेक करना है एक बार वापस, एक एक स्टेप चेक करते रहना। चेक ईच एंड एवरी स्टेप साइमल्टेनियसली। एक दो टर्म्स भी ऊपर नीचे हुए, आंसर गलत हो जाएगा पूरा। सो दिस इज द रिजल्ट विच इज कमिंग आउट। ये रिजल्ट आ रही है। डब्ल्यू बाई एल कॉमन है, कैंसल आउट कर दो। सो एल माइनस टू एक्स पहली टर्म, दूसरी टर्म में बचा हमारा 2 बाई एल। रिपोर्ट मारो, रिपोर्ट क्यों मारो भाई? उसका भी तो टाइम वेस्ट होना चाहिए ना। भैया ब्लॉक करना तो सबसे आसान है, मेरे को 1 सेकंड लगेगा ब्लॉक करने में, क्यों नहीं ब्लॉक करता मैं? ब्लॉक करना मतलब उसको आसानी से छोड़ दिया अपन ने। उसको ब्लॉक नहीं करना है, उसको तड़पाना है। उसको ब्लॉक करना ही नहीं है। उसका वो सोचता है कि हमारा टाइम वेस्ट करने आया है, उसका टाइम वेस्ट करवाना है। 1 सेकंड लगेगा मुझे ब्लॉक करने में। कभी किया मैंने आज तक किसी को ब्लॉक? इसलिए ब्लॉक ही नहीं करता मैं किसी को।
उस बेचारे को इतना परेशान कर देना कि अगली बार आए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। सो L minus 2x, LL कैंसल आउट हो जाएगा, सो LL विल गेट कैंसल्ड आउट। सो 2 इंटू 2 4, सो 4 इंटू एक्स, तो ये 4 इंटू एक्स बन गया, LL कैंसल आउट हो गया, माइनस माइनस अंदर गए प्लस बना, माइनस माइनस अंदर गए प्लस बना, और 6 एक्स स्क्वायर बाय एल, दिस इज इक्वल टू 0। देखना भैया ये इक्वेशन बनी है मेरी, तो दिस इज द इक्वेशन विच इज बीइंग फॉर्म्ड बाय मी। अब आपकी ये इक्वेशन आ रही है क्या? एक बार चेक कर लो, यू आर गेटिंग द सेम इक्वेशन और नॉट। मेरी इक्वेशन ये निकल के आ रही है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक तो बना 6x हमारा, तो एल स्क्वायर माइनस 6SL प्लस 6x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। सही है। चलो पार्थ ये इक्वेशन सॉल्व करके बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x के 2 रूट निकलेंगे, दोनों रूट निकाल के बताओ। तो देयर आर 2 रूट्स ऑफ द x। देखो भग गया ना, अभी तो कुछ बोला भी नहीं, भग गया। मेरे को लगा आज पूरा मोटिवेट होके आया है, 15-20 मैसेज करेगा, भग गया एक बार बोलने पे। सिंप्लीफाई करो, निकाल के बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। ये लेंदी हो गया सर, बिल्कुल लेंदी अभी इसलिए किया है ताकि आपको पेपर में नहीं करना पड़े, सो दैट यू डोंट हैव टू रिपीट दिस इन दी पेपर। आपको ये सवाल पेपर में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर मैंने आपको ये अप्रोच बताई है कि इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाता है अगर कभी फंस जाओ तो ये बिल्कुल आपको पेपर में नहीं करना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। पर मैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल देता, वो चीज मेरे से नहीं होती कि मैं बोल दूं ये चीज रट लो बिना कंसेप्ट बताए। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया इन ऑर्डर टू डिस्कस द प्रोसेस। आ रही किसी की वैल्यू? एनीबॉडी गेटिंग द रिजल्ट? एक्स के 2 रूट निकल के आएंगे, देयर विल बी 2 रूट ऑफ द एक्स, 3 and 9, there are 2 roots that will be coming. सॉल्व किया किसी ने कि मैं डायरेक्टली लिखूं? थ्री प्लस माइनस रूट थ्री, 3 प्लस माइनस रूट 3 नीचे भी होगा डिनोमिनेटर में। देखो उसके रूट्स निकल के आते हैं 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 रूट 3 इंटू एल, दीज आर दी रूट्स विच इज बीइंग ऑब्टेन्ड। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। अब मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख दिया है, अब इतना कैलकुलेट नहीं किया मैंने, दिस मच इज नॉट बीइंग कैलकुलेटेड बाय मी, ये रिजल्ट मैंने लिख दिया डायरेक्ट, दिस आई मेंशन डायरेक्टली। सो 1 प्लस माइनस, सर बेंडिंग मोमेंट डी पर जो इक्वेशन लिखा है राइट साइड से सपोर्ट ए वाली रिएक्शन को कंसीडर करके क्यों नहीं किए? बिल्कुल कर सकते हैं,
अभी जब मैंने ये प्रॉब्लम स्टार्ट करी थी और जब इक्वेशन लिखा था, मैंने बोला था कि अगर मैं राइट हैंड साइड से लिख रहा हूँ दो फोर्सेज आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लिखूंगा तब भी दो फोर्सेज आएंगे, किसी से भी लिख सकते हैं आप। तो आप दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, पर क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या निकाला था, आर बी निकाला था, आर बी निकाला था, इसलिए मैंने राइट हैंड साइड से लिखी। अगर लेफ्ट हैंड साइड से लिखनी होती मेरे को आर ए कैलकुलेट करना पड़ता, तो एक स्टेप और बढ़ जाता मेरा कैलकुलेशन में, इसलिए यूज नहीं किया मैंने, हैंस इट इज नॉट बीइंग यूज्ड। तो अब जब x की वैल्यू निकल के आ गई है, व्हेन द वैल्यू ऑफ द x इज कंप्यूटेड, BMD तो कहीं से भी बिल्कुल कहीं से भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये x की वैल्यू निकल के आ गई, कितनी निकल के आ रही है ये, L/2 प्लस माइनस 1/2 रूट 3L। सो L/2 प्लस माइनस 1/2 रूट 3L, इसका मतलब आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्राउन से कितनी दूरी पे होगा, दोनों तरफ। इसका मतलब आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्राउन से, क्राउन मतलब मिड पॉइंट, L/2, तो इसको ऐसे लिख सकते हो L/2 L/2 प्लस माइनस L/2 रूट 3। तो आपका बेंडिंग मोमेंट क्राउन से, क्राउन मतलब L/2 से कितनी दूरी पे है, L/2 रूट 3 की दूरी पे है। क्लियर है? हाँ ईशान सिंह। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से भी लिख सकते हो, पर आर ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका, तो कैलकुलेशन टाइम विल इंक्रीज। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट विच इज टू बी रिमेंबर्ड बाय यू। चले, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है। एग्जाम इसको लास्ट में नहीं, अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। इफ यू नो दी स्टैंडर्ड रिजल्ट फिर तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो ना, 1 सेकंड का आंसर है। तो अभी मैंने इस सवाल को करने में 15 मिनट लगाए, 15 मिनट इसलिए लगाए ताकि आपको नहीं लगाने पड़े पेपर में। देखो अगला सवाल क्या है। A three-hinged parabolic arch of 20 meter span and 4 meter rise carries a concentrated load of 150 kilonewton at a 4 meter from the left support. Calculate the vertical reaction and the horizontal thrust respectively at support A. Three-hinged parabolic arch है, ठीक है, सेम पीछे वाला ही सवाल है, बट इस बार मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी आपसे। तो 3 हिंज पैराबोलिक आर्च है, तीसरी हिंज टॉप पे है, ये रही 2 हिंज, लोड कितना कैरी कर रहा है, 150 किलो न्यूटन का, स्पैन कितनी है, 20 मीटर की है, राइस कितनी है, 4 मीटर की है, और ये 4 मीटर की दूरी पे है लोड, दिस इज एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। ये मैंने फोर्सेस और रिएक्शंस दिखा दिया आपको, दीज आर दी फोर्सेस एंड रिएक्शंस। So forces and reactions. A, B, C. This is 4 meter. This is 150 kilonewton. This is HA, HB, RB, RA. UDL के लिए भी सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है UDL के लिए सेम। UDL के लिए बिल्कुल सेम नहीं है। UDL करोगे रिजल्ट वेरी कर जाएगी, रिजल्ट विल वेरी। UDL के लिए मत लगा देना। तो सवाल ने क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल थ्रस्ट। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल थ्रस्ट निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल थ्रस्ट। सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल थ्रस्ट, तो हम बोलेंगे पहला VA की वैल्यू निकालनी है। सो नेट मोमेंट एट B इज 0, नेट मोमेंट एट B इज 0, तो हम बोलेंगे RA इंटू 20, RA इंटू 20, ये 4 मीटर है, दिस इज इक्वल टू 150 इंटू 16। तो RA की वैल्यू कितनी बता रहे हैं, नोट्स में कराया है, आर्च सब कुछ कराया है भाई, ऐसी कोई चीज नहीं है सिविल इंजीनियरिंग की जो मैंने नहीं करा रखी हो।
ऐसे कोई चीज नहीं है सिविल इंजीनियरिंग की जो मैंने नहीं करा रखी हो। नोट्स में सब कुछ मिलेगा आपको, एवरीथिंग इज देयर इन द नोट्स। नेक्स्ट तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालनी है। सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो एच ए इज इक्वल टू एच बी, तो एच ए एच बी के बराबर है। ठीक है, एच ए एच बी के बराबर है। अब एच ए की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाले? मोमेंट एट सी इज 0, तो मोमेंट एट सी 0, मोमेंट एट सी 0 कर दो भैया। तो मोमेंट एट सी 0 करा तो आर बी इंटू 10 इज इक्वल टू एच बी इंटू 4। यही वैल्यू निकल के आ रही है, दिस इज द वैल्यू व्हिच इज कमिंग आउट। अच्छा, उसको बोल रहे हो। तो आर बी की वैल्यू कितनी आई? आर बी की वैल्यू आई 150 माइनस 120 इंटू 10 डिवाइड बाय 4। दिस इज इक्वल टू एच बी विच इज इक्वल टू एच ए। जरा बताना कितनी आ रही है? एच ए इक्वल्स टू एच बी 30, 300 बाय 4, 300 बाय 4 मतलब 75 किलो न्यूटन। सो आंसर इज डी। वी ए, हाँ वी ए निकाल लिया ना। वी ए मतलब आर ए, आप आर ए बोल रहे हो, मैंने आर ए बोला, आपने वी ए बोल दिया। अच्छा, इसने वी ए बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो आर ए की वैल्यू 120 किलो न्यूटन। ए पर निकालना है तो बेटा दोनों बराबर ही तो हैं। देखो आर ए निकाला 120 और एच ए एच बी बराबर ही तो है भाई दोनों। ये लिखा तो है एच ए एच बी बराबर है, कहीं भी निकाल लो। चलो आगे बढ़ते हैं। A three-hinged parabolic arch has a span of 30 meter and a central rise 5 meter. It is subjected to a point load of 40 kilonewton at a distance of 20 meter apart from the right hinge. अच्छा, कैलकुलेट द वर्टिकल रिएक्शन एट इट्स लेट सपोर्ट। सेम प्रॉब्लम है पर लोडिंग चेंज हो गई है। प्रॉब्लम सेम है पर लोडिंग चेंज हो गई है। ऊपर नहीं देखा था। सेम प्रॉब्लम है, लोडिंग चेंज हो गई। अब लोड कहां पर आ गया है? इस सवाल में लोड कहां पर आ गया है? सेम नहीं है बेटा, थोड़ा सा चेंज हुआ है। इस सवाल में लोड शिफ्ट हो गया है। देखो लोड कैसे शिफ्ट हो गया है। तो ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। स्पैन कितनी दे रखी है? 30 मीटर की। राइस कितनी दे रखी है? 5 मीटर की। और जो लोड है वो 20 मीटर फ्रॉम दी राइट हिंज है। नहीं, सेम सवाल है। राइट हिंज से 20 मीटर है ना, तो 15 और ये 20। ठीक है, सेम सवाल है, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम, नो चेंज। ये 20 मीटर दिया हुआ है आपको, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है। फिर तो सेम सवाल ही बन गया। 5 मीटर एच ए आर ए एच बी आर बी, खुद निकाल लो अभी। नाउ यू कैन कैलकुलेट ऑन योर ओन। सेम पीछे वाला सवाल ही है, बस वैल्यूज चेंज हो गई हैं। वैल्यूज आर चेंज्ड, प्रॉब्लम इज सेम। कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। आपको आर ए निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर ए। $26। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। देखिए क्या पूछा है। प्रूफ रेजिलियंस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट, तो प्रूफ रेजिलियंस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ये तो हुक्स लॉ वैलिड होता है। इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, नो इलास्टिक लिमिट।
तो प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? प्रूफ रेजिलियंस इज द मैक्सिमम एनर्जी विच इज स्टोर्ड अप टू द इलास्टिक लिमिट। वैल्यू कितनी होती है इसकी? इट्स वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। यही होती है हमारी हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, साथ में वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस। तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन तो क्या होती है? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन तो एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। तो ये आपकी प्रूफ रेजिलियंस आ गई। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? इसमें जो ये वाली टर्म लिखी हुई है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये हमारी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसे? दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? हाँ, स्ट्रेन एनर्जी है बेटा, उसी का तो दूसरा नाम है। सो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेन एनर्जी। इसको और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। बिल्कुल सही बात है दुर्जा शंकर। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। सो दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इसको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस भी बोला जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है पूरी कहानी? एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन, बिल्कुल सही बात है, ऐसे बोल सकते हो। एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन बोला जा सकता है। प्रूफ लोड और प्रूफ और रेजिलियंस में क्या डिफरेंस है? प्रूफ लोड हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है ये। देखो, प्रूफ लोड इज द लिमिट ऑफ द इलास्टिक रेंज। प्रूफ लोड इज द लिमिट ऑफ द इलास्टिक रेंज अप टू विच द एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। उसको मैं प्रूफ लोड बोलूंगा। तो प्रूफ लोड इज द लिमिट ऑफ द इलास्टिक रेंज अप टू विच द एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। इसको बोलेंगे प्रूफ लोड। इस लोड के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी स्टोर हुई बॉडी के अंदर, उसको मैं क्या बोल दूंगा? प्रूफ रेजिलियंस बोल दूंगा। दैट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज प्रूफ रेजिलियंस। इसको आप ऐसे समझ लो, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कर्व बनाया, कलर चेंज करते हैं कर्व का। ये हमारी कर्व का कलर चेंज हुआ। कर्व का कलर चेंज हुआ। पहली 2 पॉइंट मैंने मार्क किए इसके अंदर। आई हैव मार्क 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट मार्क किए, जरा दोनों पॉइंट की सिग्निफिकेंस बताना। जो पहला वाला पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? जो पहला वाला पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? ये जो पहला मैंने गोला बनाया है, ये मेरी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। जो दूसरा है वो मेरा क्या है? वो इलास्टिक लिमिट है। दैट इज इलास्टिक लिमिट। सो दैट इज टर्म्ड एज इलास्टिक लिमिट। ये हमारी स्ट्रेन है और ये हमारी स्ट्रेस है। कौन सी स्ट्रेस है? इलास्टिक स्ट्रेस है। क्लियर है चीज? हाँ, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट देन इलास्टिक लिमिट। दिस इज इक्वल टू व्हाट? लोड बाय एरिया। ये जो लोड है, इस लोड को क्या बोलते हैं? प्रूफ लोड बोलते हैं। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज प्रूफ लोड। जनरली बोल्ट्स में यूज होता है ये, जनरली यूज इन द केस ऑफ द बोल्ट्स। क्लियर है? बी ऑप्शन, हाँ ठीक है, बी ऑप्शन तो बता ही देता, आंसर तो पहले ही बता देता। चलो आगे बढ़ते हैं। द स्पेसिमेन इन द 4P इम्पैक्ट टेस्ट इज सपोर्टेड एज। 4P इम्पैक्ट टेस्ट किस लिए परफॉर्म करते हैं ये? व्हाई दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड? टू फाइंड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट, टफनेस पता करने के लिए। इन ऑर्डर टू फाइंड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट टफनेस वी परफॉर्म दिस टेस्ट। स्ट्रेन एनर्जी को लोड और डिफ्लेक्शन में क्यों नहीं काउंट करते? क्यों नहीं भाई करते हैं, ये किसने बोला क्यों नहीं काउंट करते? भाई लिख सकते हो एनर्जी को, इसको लोड इनटू डिफ्लेक्शन भी लिखा जा सकता है। ये किसने बोल दिया नहीं काउंट करते? लिख दो इसको, यही है हमारी
ये जो प्रूफ रेजिलियंस है यही है, लोड इनटू डिफ्लेक्शन। ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये किसने बोला नहीं कर सकते? मैंने लिखा नहीं इसका मतलब थोड़ी लिख नहीं सकते, बिल्कुल लिख सकते हो आप, यू कैन राइट इट। सो 4P टेस्ट, 4P टेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड दी व्हाट टफनेस। कैसे परफॉर्म किया जाता है, हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म्ड? इसको और क्या बोला जाता है 4P टेस्ट को? 4P टेस्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज व्हाट? 4P टेस्ट को वी नॉच टेस्ट भी बोला जाता है। 4P टेस्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज वी नॉच टेस्ट। क्या करते हैं इसके अंदर, व्हाट वी डू, इसमें रेजिस्टेंस निकालते हैं अगेंस्ट व्हाट, इंपैक्ट लोडिंग। जनरली ये सिविल में कम यूज होता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ज्यादा यूज होता है। इट इज यूज मोर इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। हाँ, नॉइज्ड फेस अवे फ्रॉम द स्ट्राइकर, बिल्कुल सही बात है, ये स्ट्राइकर है हमारा, दिस इज द स्ट्राइकर, ये स्ट्राइकर होती है। सर आप एसएससी कैटेगरी में कब पढ़ाएंगे? बेटा शुरू में अनाउंसमेंट करी थी मैंने, 15 मिनट 5 मिनट 10 मिनट अनाउंसमेंट ही चलती है। तो अभी शुरू में बता के आया हूँ, कब पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, कितना पढ़ाऊंगा, सब कुछ बता के आया हूँ। तो जो हमारी स्पेसिमेन होता है, ये स्पेसिमेन कैसा है, सिंपली सपोर्टेड है, इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। नोट कर लिया सबने? 4P टेस्ट का एडवांटेज है कि बहुत जल्दी हो जाता है। द एडवांटेज ऑफ द 4P टेस्ट, इट इज वेरी क्विक टू परफॉर्म। चलें आगे। मेरे पास पैसे कम है, टाइम तो है ना, मैंने फ्री में पढ़ा रखा है, टाइम तो है ना, मैंने फ्री में करा रखा है। जो मैं एसएससी जे में पैसे लेके करा रहा हूं वो मैंने फ्री में भी करा रखा है। तो तुम्हारे पास पैसे कम है, टाइम है, पर इच्छा नहीं है तुम्हारे पास। अगर पढ़ने की इच्छा होती अभी तक पढ़ चुके होते, ये स्टेटमेंट नहीं देते। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आइजोट टेस्ट भी इसीलिए करते हैं, हाँ आइजोट टेस्ट भी इसीलिए करते हैं। आइजोट टेस्ट इज ऑल्सो बीइंग परफॉर्म फॉर द सेम पर्पस। हाँ ये वही राजकुमारी वाला ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। If a uniform bar is supported at one end in a vertical direction and loaded at the bottom end by the load equal to the weight of the bar, the strain energy as compared to that due to self weight will be very good problem। बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब एसएससी जेई के लेवल के ऊपर का सवाल है। क्यों? थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है। तो एसएससी जेई में एक्सपेक्टेड ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो फटाफट से सॉल्व हो जाए, जिसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। लेबोरियस सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। तो मतलब कहने का मतलब अच्छी कैटेगरी का सवाल है, इट इज अ गुड कैटेगरी प्रॉब्लम। क्या पूछ रहा है? यूनिफॉर्म बार इज सपोर्टेड एट द वन एंड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, लोडेड एट द बॉटम एंड बाय द लोड इक्वल टू द सेल्फ वेट। अच्छा, सेल्फ वेट की वजह से स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द सेल्फ वेट इज इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द सेल्फ वेट निकाल सकते हैं, इट कैन बी फाउंड, निकाल के देना है। अभी पीछे पूछ रहा था कोई स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? स्ट्रेन एनर्जी होती है हाफ लोड इनटू डिफ्लेक्शन, तो P इंटू डेल्टा। सो हाफ P इंटू डेल्टा। तो P कहाँ लग रहा है? सेल्फ वेट कहाँ लग रहा है? सेंटर पे लग रहा है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? PL अपॉन 2AE। सो डेल्टा इज इक्वल टू PL बाई 2 अपॉन 2AE, सेल्फ वेट की वजह से। ये हटा दिया।
सो WL² बाय डेल्टा, हाँ सही तो लिखा है मैंने। सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट, PL² अपॉन 4AE, यही है। हाफ लोड डेल्टा, डेल्टा क्योंकि वेट हमारा सेंटर पे लगेगा तो PL अपॉन 2AE। समझाने के लिए डायग्राम बना देता हूँ। फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू डायग्राम इज बीइंग शोन। ये हमारा सेल्फ वेट है, दिस इज अवर सेल्फ वेट। सेल्फ वेट कितना, P। अब दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में ये बोल रहा है कि आपने रॉड के एंड पे एक लोड और लगा दिया इक्वल टू दी सेल्फ वेट। सेल्फ वेट तो लग ही रहा है, पर आपने एक लोड और लगा दिया, वन लोड इज अप्लाइड मोर। क्लियर है? चलो, अरे भाई तुम, मैंने फ्री में पढ़ा रखा है सब कुछ, तो फालतू की बात मत करो, चुपचाप बैठ के देखते रहो। So strain energy for the second case is equal to strain energy due to self weight, strain energy due to applied load, PL² upon 4AE. So PL² upon 4AE. Then strain energy due to the applied load. This will be equal to what? This will be equal to PL² upon 2AE. LCM लिया, 4 आ गया LCM, तो PL² अपॉन 4AE 1 + 2, और ये कितनी है हमारी, ये है हमारी स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट इंटू 3, सो 3 टाइम्स आ गया आंसर। सो आंसर इज डी। आंसर कम्स आउट टू बी डी। क्लियर है? PL अपॉन 2AE डेल्ट, सर PL अपॉन 2AE क्यों हुआ है, ये वाली वैल्यू बोल रहे हो, ये क्यों हुआ है? लोड कहाँ पे लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है ना, तो सेंटर पे लग रहा है, ये लेंथ कितनी हुई, ये लेंथ है L/2, दिस लेंथ इज इक्वल टू L/2, तो इतने पोर्शन में डेल्टा आएगा, तो PL की जगह L/2 आ गया अपॉन AE। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा इज इक्वल टू PL अपॉन AE होता है ना, तो सेल्फ वेट के लिए क्योंकि वो CG पे लग रहा है, L की वैल्यू L/2 है। क्लियर है? ये दूध पी के वापस आ गया। चलो भाई बढ़िया, कंटिन्यू। आइडेंटिफाई द एररस स्टेटमेंट फॉर द माइल्ड स्टील। अच्छा, कौन सी बात गलत है? So which of these statement is false? So which of these statement is false? देखो भैया कौन सी बात गलत है। माइल्ड स्टील हैज 2 यील्ड पॉइंट, माइल्ड स्टील के 2 यील्ड पॉइंट है, ठीक है। इट इज अ डक्टाइल मटेरियल, अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट, तो अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट। नेक्स्ट, हैज अ स्मॉल परसेंटेज इलोंगेशन, तो माइल्ड स्टील हैज स्मॉल परसेंटेज इलोंगेशन। शो स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग दिखाता है, डक्टाइल मटेरियल भी है, स्मॉल परसेंटेज, डक्टाइल मटेरियल है इसलिए परसेंटेज इलोंगेशन क्या होगी, लार्ज होगी।
सो लार्ज परसेंटेज एलोंगेशन, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, यानी हमारा आंसर यही है। स्ट्रेन हार्डनिंग भी शो करता है, इट शोज द स्ट्रेन हार्डनिंग आल्सो। सो इट हैज लार्ज परसेंटेज एलोंगेशन, फेलियर पे परसेंटेज एलोंगेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो दिस इज अवर स्टेटमेंट, ये हमारी स्टेटमेंट गलत आ गई। तो सवाल ने पूछा भी ये कौन सी बात गलत है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सी रॉन्ग है, बिल्कुल सही बात है, सी इज रॉन्ग। चले आगे, चलो। The modulus of elasticity of the steel is more than that of concrete. So modulus of elasticity of steel is more than that of concrete. It indicates that steel is less elastic, more plastic, less plastic. अच्छा, डायरेक्टली बता सकते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम में लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम में लिखा हुआ है, क्या बताता है ये आपको? इट इंडिकेट्स व्हाट? Elasticity of the material. Thereby the name comes what? Modulus of elasticity. If modulus of elasticity of steel is more than that of concrete, it means steel is more elastic. ये ज्यादा elastic है, more elastic, ये रहा B option. So it is more elastic. So answer is B. आंसर हमारा B आ गया। चले आगे, शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम भी होने वाला है, खत्म करते हैं, वाली फाइल खत्म हो जाएगी आज। रिएक्शन एट द सपोर्ट ए, रिएक्शन एट द सपोर्ट ए, सपोर्ट ए की रिएक्शन। सो रिएक्शन एट सपोर्ट ए, रिएक्शन एट सपोर्ट बी, मोमेंट ले लो बी पे, हिंज लगी हुई है, सो मोमेंट एट बी इज 0। तो अगर बी पे मोमेंट 0 ले लूंगा, वैल्यू आ जाएगी निकल के। सो 200 इंटू 20, 200 इंटू 20 प्लस आर ए इंटू 100 इक्वल्स टू 0। आर ए की वैल्यू कितनी आ गई? -40 आ गई। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है डाउनवर्ड, सो 40 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। सो 40 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये 12th का बच्चा माइल्ड स्टील बताने लग गया, सही। बढ़िया, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये हो गया था। मेरा हैंग हो गया था ये बीच में। चलो आगे बढ़ते हैं। For a beam carrying a uniformly distributed load, the strain energy will be maximum in the case of, maximum in the case of, अच्छा, न्यूमेरिकल में गलती होती है, क्या करना है? देखो सिंपल सा फंडा है, जिस चीज में आप वीक हो उसकी प्रैक्टिस बढ़ा देनी है, सिंपल सी चीज है। जिस चीज में मेरा हाथ तंग है मैं उसकी प्रैक्टिस बढ़ा दूंगा, आई विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्रैक्टिस ऑफ दैट। उसमें उतना ज्यादा एफर्ट, उतना ज्यादा टाइम दूंगा, इंप्रूव हो जाएगी वो। सो बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दी स्ट्रेन एनर्जी, अभी डिस्कस किया था स्ट्रेन एनर्जी, पीछे कोई बोल रहा था स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ लोड इनटू डिफ्लेक्शन, यही हमारी स्ट्रेन एनर्जी।
इसका मतलब स्ट्रेन एनर्जी प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा के। तो जिस केस के अंदर डेल्टा सबसे ज्यादा हुआ, जिस केस के अंदर डेल्टा सबसे ज्यादा हुआ उसमें स्ट्रेन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो इनमें से जो भी केस आपको दे रखे हैं जिसमें भी डेल्टा ज्यादा निकल के आया उसमें स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा निकल के आ जाएगी। ये देखो मतलब ये 20 मिनट तक अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके नहीं रख सकता। क्या क्या फुंकुस वांगड़ू बनोगे तुम। तो डेल्टा किसमें ज्यादा होगा, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर का डेल्टा कितना होता है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर का डेल्टा होता है यूडीएल है ना, WL4 अपॉन 185 EI। देन फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो होगी हमारी WL4 अपॉन 384 EI। सो 384 EI। कैंटिलीवर है WL4 अपॉन 8 EI और सिंपली सपोर्टेड है 5/384 WL4 अपॉन EI। सो WL4 अपॉन EI, तो WL4 अपॉन EI तो सब में सेम है, ये बात तो सब में सेम निकल के आ गई। तो मैक्सिमम किस में निकल के आ रहा है, मैक्सिमम 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 ये 8 से बड़ा है। सो मैक्सिमम कम्स इन द केस ऑफ व्हाट, कैंटिलीवर। तो इसका मतलब इसी में स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लास्ट में 3 लिख दिया कहां पर, अच्छा ये लास्ट में 3 लिख दिया, ये EI है। चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। हाँ लास्ट एक्सप्रेशन नहीं आता है मुझे, लास्ट वाला एक्सप्रेशन नहीं आता है मुझे। इन ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट द टाइप ऑफ द इंटेंडर यूज्ड इज, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में टाइप ऑफ द इंटेंडर यूज्ड इज, अच्छा ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट पीछे था हमारा इम्पैक्ट टेस्ट, ये है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। हार्ड स्टील बॉल, डायमंड कोन, माइल्ड स्टील बॉल, हार्ड स्टील कोन, कोन तो हट ही गया। डायमंड इंटेंडर यूज होता है, डायमंड इंटेंडर यूज होता है, ये हमारा रॉकवेल टेस्ट होता है, दिस इज रॉकवेल टेस्ट। सो इट इज हार्ड स्टील बॉल। सो इन केस ऑफ ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट हार्ड स्टील बॉल यूज की जाती है एज एन इंटेंडर, माइल्ड स्टील बॉल यूज करते हैं। कैंटिलीवर में 6 होगी ना, कैंटिलीवर में 6 होगी, कैंटिलीवर में क्या 6 होगी, कैंटिलीवर में क्या 6 होगा भाई, डिफ्लेक्शन बता रहे हो, डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हो कैंटिलीवर की। कैंटिलीवर में बॉटम में 6 होगी, हाँ बाबा। मैंने सिर्फ डेल्टा बताया है, एनर्जी नहीं बताई है, मैंने सिर्फ डेल्टा बताया है, आई हैव डिस्कस ओनली द डेल्टा, आई हैव नॉट डिस्कस द एनर्जी। कहाँ गया वो 6 वाला, उज्जवल। स्लोप में होता है 6, कैंटिलीवर में जो स्लोप होती है WL3/6 EI होती है, फिर तो 3 EI होगा, 3 EI होगा, अच्छा फिर 3 हो जाएगा। ये भाई उज्जवल को क्या हो गया है, अरे मैंने एनर्जी नहीं लिखी है, मैंने डेल्टा लिखा है, ये सारे डेल्टा हैं, ऑल दीज आर डेल्टा, डिफ्लेक्शन लिखे हुए हैं भाई, ये यूडीएल है। हे भगवान,
चलो भैया आगे बढ़ो, खत्म करें नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसके बाद दूसरी क्लास भी है। कंटिन्यू। The intensity of the direct longitudinal stress in the cross section at any point distance r from the neutral axis is proportional to intensity of the direct longitudinal stress। अरे भाई भूल गया होगा, याद नहीं किया होगा उसने। पढ़ाई के मामले में मत बोला करो किसी को, अगला भूल गया होगा, रिवीजन कर लेगा, याद आ जाएगा। कोई याद करना बड़ी बात है क्या? एक बार क्रॉस चेक करेगा, कम से कम पता तो चल गया ना कि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, क्रॉस चेक कर लेगा उसको। स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है? m by I sigma by y, this is equal to what? So m by I is equal to sigma by y is equal to E by what? R। तो हमारा जो स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया? इंटेंसिटी ऑफ द डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन एट एनी पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। So it is directly proportional। क्लियर है? चलो लास्ट। देखिए लास्ट प्रॉब्लम क्या है। In the tensile test, when the material is stressed beyond the elastic limit, the tensile strain as compared to the stress। टेंसाइल टेस्ट के अंदर मटेरियल को स्ट्रेस किया बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो टेंसाइल स्ट्रेन की बात कर रहा है, क्या करने लग जाती है? रैपिडली इंक्रीज करने लग जाती है। सो इट इंक्रीजेज रैपिडली। इलास्टिक लिमिट के बाद तो रैपिडली इंक्रीज करती है वो। इट इंक्रीजेज मोर क्विकली। सो आंसर इज डी। आंसर हमारा डी है। इंक्रीजेज मोर क्विकली। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद दूसरी क्लास है, स्पेशल क्लास पे आ जाओ। क्या बोल रहा है सर? सर माइल्ड स्टील का बॉल पड़ा था। माइल्ड स्टील का बॉल नहीं होता, कार्बाइड का होता है बॉल। बॉल इज ऑफ कार्बाइड, हार्डेंड स्टील होती है वो। तो जो इंटेंडर होता है ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट के अंदर, वो कार्बाइड की बॉल बनी हुई होती है, तो हार्ड होती है वो, तो हार्ड स्टील बॉल होती है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू एवरीवन।